आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज इस पूर्व कृदंत प्रकरण के इस अन्य वीडियो में, जो कि आज होने वाला है कानच और कसु प्रत्ययों को लेकर के। तो आज इन दो प्रत्ययों के विषय में आप समझेंगे और इन दो प्रत्ययों के विषय में विशेष रूप से तो यह बताना है कि आपके जो एक कानच और कसु प्रत्यय हैं, क्या ये वैदिक प्रत्यय हैं? वैदिक हैं तो लोक में कैसे प्रयोग होता है, इस बात पर भी थोड़ा हम चर्चा अवश्य करेंगे। और साथ में ही ये लिट के स्थान पर होने वाले दोनों प्रत्यय हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या रूप सिद्धि होती है इनसे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में तो सिर्फ दो ही रूप दिए गए हैं, जो कि कानच का है चक्राणः और कसु का है जगन्वान, यह प्रयोग। और इसके अलावा कानच और कसु प्रत्यय लग करके कौन से शब्द बन सकते हैं जिनका हम लौकिक और वैदिक दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए आज इसको थोड़ा समझते हैं। मित्रों, ये दोनों प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग बहुत कम है। कित और कितवतु की तरह, जैसे भी आपने जस्ट निष्ठा प्रकरण पढ़ा है, उसकी तरह इनका प्रयोग बाहुल्य नहीं है। बहुत कम प्रयोग है, फिर भी ये वरदराजाचार्य जी ने दे दिए। और जबकि लिटः कानजवा, यहाँ पर तो छंदसी लिट इस सूत्र के द्वारा, इनसे पहला एक सूत्र है छंदसी लिट, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर छंदसी की अनुवृत्ति आती है। तो छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है, तो ये तो आपके जो प्रत्यय हुए कानच और कसु, ये तो वेद विषयक हैं, अर्थात छंद में ही होने चाहिए। और जब ये छंद में अर्थात वेद में ही होने चाहिए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर वैदिकी का कोई सूत्र नहीं है। क्योंकि ये लौकिक प्रयोगों की सिद्धि के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाया गया वरदराजाचार्य जी द्वारा। अतः यहाँ पर स्वर प्रक्रिया का समावेश है ही नहीं, और ना ही वैदिक प्रकरण का समावेश है यहाँ पर। तो फिर ये लिट के स्थान पर कानच और कसु को यहाँ पर वरदराचार्य जी उद्धृत कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि वरदराजाचार्य जी उस पक्ष के पक्षधर हैं जो यह मानते हैं कि कानच कसु का प्रयोग वेद की तरह लोक में ही होता है। क्योंकि भट्टोजी दीक्षित जी ने भी कहा उसमें कि जो कवि हैं वो शब्दों का प्रयोग बाहुल्य न कुर्वन्ति है। कवियों की इच्छा है वो वैदिक शब्दों को भी अपने लौकिक शब्द कोश में ले आते हैं। तो कवि स्वतंत्र होता है, ऐसे देख करके उन्होंने ऐसा लिखा। अतः उसी के आधार पर हमें लगा कि वरदराजाचार्य जी ने इनको दोनों प्रत्ययों को यहाँ स्थान दिया है। तो इनके जो लौकिक प्रयोग दृष्टिगोचर होंगे उन पर भी हम चर्चा कर ही लेंगे। तो अभी अब मुख्य बात यह समझिए कि दोनों के दोनों लिडादेश हैं, लिट के स्थान पर होने वाले आदेश हैं। तो जैसे लिट भूतकाल में हुआ था भूत अनितन परोक्ष में, ऐसे ही यहाँ पर इन प्रत्ययों का विधान भी भूतकाल में है। तो जो लिडादेश हैं ये दोनों आप देख रहे हैं कि लिटः कानजवा, इस सूत्र के द्वारा तो कानच प्रत्यय का विधान होता है। और फिर अग्रिम सूत्र है क्वसुश्च। दोनों सूत्रों का मिलाकर के ही यहाँ पर वृत्तिकार ने अर्थ किया है कि लिटः कानच क्वसुश्च वास्तः, लिट के स्थान पर कानच और क्वसुश्च, क्वसु, ये दो प्रत्यय हो जाते हैं, विकल्प से होते हैं ये प्रत्यय। अर्थात एक बार में तो यहाँ पर लिट के स्थान पर कसु और कानच होते हैं, एक बार नहीं होते हैं लिट के स्थान पर। तो लिट के स्थान पर फिर क्या होगा, उस विकल्प पक्ष में जो त्रिवादी होते हैं यथावत वो होंगे और उसके अनुसार रूप की सिद्धि होगी। समझ रहे हैं?
प्रकाश जी? हाँ, आगे बढ़े अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कानच और कशु प्रत्ययों के विषय में, जो कि विकल्प से विधान किए जाते हैं। और वहां पर फिर अगली पंक्ति दी है, इन दोनों का मिला करके सूत्रों का यही एक अर्थ करना है। इन सूत्रों को अलग अलग क्यों बनाया गया? अतः लिटः हाँ जी, कानज्वा और प्रणाम। कशुश्च, इनको अलग अलग क्यों बनाया गया? सत्यम जी समझिए कि इस बात का उत्तर दे दिया गया है। हालांकि आपके भैमी व्याख्याकार ने, उन्होंने उत्तर दिया है कि एक योग करने से लिटः कानज व कशुश्च यदि करते तो अग्रिम सूत्र में कशुश्च की भी अनुवृत्ति हो जाती। तो आदि पाणिनि जी से आगे आचार्यों ने यदि कहीं योग विभाग किया है तो उस योग विभाग के माध्यम से अब यह होगा कि स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक अनुवृत्ति जा सकती है। ठीक है। और यदि एक योग करते तो एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, ये न्याय लग जाता। आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका चेन्नई संस्करण है उसमें वृत्ति कुछ इस तरीके से दी गई है, हालांकि दोनों बात एक ही है। वहां चकार का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने ऐसे कर दिया है, लिटः कानच क्वसु वास्ता, द्विवचन में उसको दे दिया है कानच क्वसु, है ना। और अलग अलग रखें तो च लगा करके इस तरीके से वृत्ति लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा पाठ भी हमें वहां दृष्टिगोचर हुआ, हमें लगा के इस तरीके से भी पाठ है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अब कानच और कसु में वैश्विक अंतर क्या है, तो उसके लिए समझिए, यहाँ पर मूलकार ने एक सूत्र उद्धृत किया है। पिछला एक सूत्र आपको याद दिलाया है कि तंगाना वात्मने पदम, तंग प्रत्याहार। इस सूत्र क्या करता है? आत्मनेपद का विधान करता था कि तंग प्रत्याहार सानच और कानच आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। ठीक है। तो उसमें आनव, तंग आनव, ये आन शब्द का प्रयोग था, तो आन से यह कानच ले लिया गया। यही वो कानच है जो आप पढ़ते आ रहे हो, सानच और कानच आत्मनिपद संज्ञक होते हैं। तो ये कानच इसमें आत्मनिपद संज्ञक है। तो जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है वो तो आत्मनेपदी धातुओं से ही आएगा ना। अतः हमने यहाँ पर इस डायग्राम में कानच लिडा देसऊ, कौन है? दो 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 है, एक कानच एक वशु। उसमें से जो एक कानच है ये आत्मनेपदी धातुषु, केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगेगा, परस्मैपदी धातुओं से आप इसे लगा ना लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, ये धातु है पदी होगी तब भी लग जाएगा। कशु प्रत्यय ऐसा नहीं है। अतः जो कशु प्रत्यय है उसके विषय में भी जान लीजिए कि यह परस्मैपदी धातुओं से ही आएगा। तो ये स्थिति रहेगी। ठीक है। कानच और कशु समझ गए। कानच का शेष क्या रहता है जान लीजिएगा। चकार की संज्ञा, ककार की संज्ञा, आन में नकार में जो अकार होता है वो पूरा बचता है, इस तरीके से आन, इस तरीके का। और कशु में उकार की उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी इधर, और ककार की लशक तद्दे से वस बचेगा। केवल क्या बचेगा? वस। कशु का बचेगा वस। तो ये तो आपके प्रत्ययों की कंडीशन रही, क्या क्या बचेगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है लिट के स्थान पर हो रहे हैं, तो लिट के स्थान पर होने से इन्हें द्वित्व का भी विधान होगा धातुओं को। आइए कैसे बनते हैं ये प्रयोग। तो कानच प्रत्यय का सबसे पहले देखते हैं। देखो, क्री धातु है आपकी, वह पदी धातु है, तो आत्मनेपदी तो है ही है ना, वह पदी है। तो इससे हम कर लेंगे कानच। सबसे पहले लिट है ना, लिट, लिट के स्थान पर कानच, तो क्री लिट, क्री कानच। कानच का बचेगा आन, तो क्री आन। और लिटी धातु और अभ्यास से करके धातु को करेंगे द्वित्व। धातु को आपने जब द्वित्व कर दिया तो स्थिति हो जाएगी क्री क्री आन। आपको याद रहे कि आपका यहाँ जो कानच है ये लिडादेश है। आपके कृदंत प्रकरण में ध्यान देंगे इस बात को मैं जो कह रहा हूं, है ना। बड़े ऊंचे शास्त्र की बात है ये, कि कानच प्रत्यय, जो यहाँ पर दो तरीके के प्रत्यय विधान किए गए हैं पूरे कृदंत प्रकरण में। एक तो इस तरीके के प्रत्यय हैं जो सीधे सीधे प्रत्यय विधान कर दिए गए, वो किसी लकार को विधान नहीं किए गए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि लिट को क्या विधान कर दिया गया है? कानच कर दिया है ना। तो ये हम कहेंगे कि ये लादेश प्रत्यय है, लकार के स्थान पर होने वाले प्रत्यय हैं ये कानच और कश।
ऐसे ही आप आगे पढ़ोगे, लटः सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे, एक सूत्र आगे आएगा, तो वहां पर लट के स्थान पर सत्री और सानच किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले जो प्रत्यय वो डायरेक्ट विधान कर दिए गए थे। जैसे आप देखिए कता कतवतु, बताइए किसी लट लिट इत्यादि के स्थान पर विधान किए गए? नहीं, डायरेक्ट किए। डबल त्रिचौ डायरेक्ट विधान किए गए। तो दो तरीके के प्रत्यय इस पूरे कृदंत प्रकरण में है। एक तो जो साक्षात विधान कर दिए गए ये कह करके के इस धातु से हो रहे हैं, और अलग अलग वहां पर कोई काल सामान्य अर्थ में विधान किया गया था, है कोई जो है वर्तमान काल में, कोई भूतकाल में ऐसे विधान किया गया। और अब जो आप प्रत्यय पढ़ रहे हो यहाँ से, वो ऐसे प्रत्यय हैं लादेश, अर्थात लकार के स्थान पर होने वाले आदेश हैं ये सब। तो ऐसा लादेशों के पढ़ने का एक ही प्रयोजन है, यहाँ पर एक परिभाषा है, लादेशेषु वासरु विधिर नास्ति। आपने जब इस कृदंत प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ किया था कृत्य प्रक्रिया में, तो आप याद करिएगा वहां पर हमने वासरु को अस्त्रियाम इस परिभाषा को पढ़ाया था, ये परिभाषा सूत्र था। तो जहां पर लादेश होते हैं वहां वासरु विधि काम नहीं करती है, लादेशेषु वासरु विधिर नास्ति। उससे बचने के लिए ऐसा पाणिनि जी ने इधर विधान किया है। चलिए मित्रों, हम द्वित्व कर लेते हैं। तो क्री क्री आन, और वो पूरी कहानी जो आप तिङंत प्रकरण में करते थे, क्री क्री को द्वित्व के बाद आप यहाँ पर औरत अभ्यास के वर्ण को अत होता है, और रपर से रपर करके करक्री और कुहोश्चु से चरक्री और पूर्वाभ्यास सलादी से सब कर दीजिएगा, तो चक्री आन ऐसी स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर सावधातु का अर्धार्थिक उदाहरण गुण जरूर प्राप्त होता है, लेकिन कानच प्रत्यय कित है, तो मित्रों कित होने से क्या होगा, धातु को गुण वृद्धि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यणादेश तो हो ही जाएगा ना, यणादेश में कोई ऐसा बाधा नहीं है। तो क्री के री को हो जाएगा रा, तो स्थिति बन जाएगी चक्री, ऐसा जो था वो बन गया चक्र आन, मतलब चक्रान ऐसा बनेगा वर्ण सम्मेलन करने पर। और नकार को कर दीजिएगा नकार, और सुआदी कार्य कर लीजिएगा तो चक्राण, एक वचन में मित्रों बनेगा चक्राण। अन्य जगहों पर भी रूप चलाना चाहते हैं तो जैसे अदंत शब्द के चलते हैं, रामवत इसके रूप चल जाएंगे, नहीं तो छंदसी दृष्टानुविधिर भवति, जितने रूप देखे जाए उतने ही बनाने चाहिए, है ये भी एक नियम है। तो चक्राणा बन गया, ये चक्राणा ये प्रयोग है जो आपने मूल कार्य ने इधर दिया है। ये आपने कानच प्रत्यय से क्या बना ये पढ़ लिया। आइए मित्रों, ऐसे ही कानच प्रत्यय के हम कुछ अन्य और भी उदाहरणों को देखते हैं। कानच प्रत्यय के विषय में अभी हम देख रहे हैं सिर्फ, जो कि भैमी व्याख्याकार ने यहाँ संकलित किए हुए हैं ये उदाहरण। तो आइए इन पर भी एक नजर दौड़ा ली जाए। ये है भैया आपका कानच प्रत्यय। सानच अभी आगे पढ़ोगे, ये तो कानच है भैया। तो ऐसे ही यज धातु है, यज धातु से आप कानच कर देंगे, और यज कानच कित है, तो इसका फल ये होगा कि वची स्वपी यादी नामक कित, ये तो यज धातु है तो इसके दायरे में आ जाएगी सूत्र के, तो संप्रसारण आप करिएगा। तो इज आन, संप्रसारण का मतलब आप जानते हो, संप्रसारण संप्रसारण अच्छा करके पूर्व रूप एक प्रक्रिया करनी होती है। इज आन, और इज धातु को द्वित्व करेंगे, वही इज इज आन, और जकार चला जाएगा ई इज आन, और ई जाना ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, ई जाना। ई जाना का मतलब क्या होगा इधर मित्रों, ये भूतकाल में हो रहे हैं। चक्राण का मतलब होगा वो जा चुका है, अभी जो आपने रूप पढ़ा था। और ई जाना का मतलब होगा वो यज्ञ कर चुका। ठीक है, और पच धातु से देखिए क्या बनेगा, पच पच धातु को द्वित्व कर लो, मतलब पच कानच, कानच का बचेगा आन, पच आन, और यहाँ पर धातु को द्वित्व करेंगे पच पच पपच, पपच आन ऐसा बन जाएगा, पपच आन द्वित्व करिया। और इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, एक आपने सूत्र पढ़ा था अत एक हल मध्य नादेशादि लिटी, उससे एक तो और अभ्यास का लोप करिएगा, तो पच आन में एक पच चला, एक पहला वाला जो पा है चला जाएगा, तो हो जाएगा पच आन, और पच में भी जो अकार है उसको एक एकार कर लेना, तो बन जाएगा पेचान। ये तो अभ्यास के लोप के स्मरण के लिए अत एक हल मध्य नादेशादि लिटी सूत्र का स्मरण कर लीजिएगा।
हम उसे पढ़ा चुके हैं पहले। ऐसे ही स्तु धातु से सानच कर देंगे। यहाँ पर सर पूर्वक है लगाइएगा, है स्तु स्तु और तुष्टु, तुष्टु आन, और उकार को यहाँ पर आप उवंग कर दीजिएगा तो तुष्टुवान ऐसा रूप बन जाएगा। याद रखिए कानच प्रत्यय के कित होने से आप गुण वगैरह नहीं कर पाओगे था। कहीं तो आप यण करोगे, कहीं उवंग करोगे, है यहाँ पर इकार उकार होंगे, वहां इयंग होंगे। ओके वहां पर यण मत करना, ओके उवंग इसका अपवाद है। ऐसे ही श्रु कानच से सुश्रुवाण बना लेना। यहाँ पर देखो उवंग कह रहे हैं, उवंग कर लेना इधर भी। क्री धातु से कानच करके चिकिराण इत्यादि रूपों को बना लेना मित्रों। त्रि धातु से तितिराणा, ये वैदिक शब्द है। आपको यदि रुद्राष्टाध्यायी या शुक्ल यजुर्वेद संहिता जहां पर ये ऐसे शब्द दिखाई दें, या फिर ऋक संहिता वगैरह में, तो आपको इस तरीके से इनकी सिद्धि हुई है ये जान लेना चाहिए। ठीक है जी। तो इसकी सिद्धि कुछ इतने शब्दों की सिद्धि कुछ इस तरीके से होती है। अब आइए मित्रों, इसकी रूप सिद्धि के विषय में आज हमने दो व्याख्याएं देखी। सुधा को तो, सुधा व्याख्या को तो हम बराबर देखते ही आ रहे हैं, तो वो सुधा व्याख्याकार ने किस तरीके से इस रूप की सिद्धि दी, आप इसे देखिएगा। फिर हम ये आज आपको एक व्याख्या और दिखाएंगे जो आपको ग्रुप में हमने भेज रखी है। देखो ये विद्वान लिखते हैं सदाशिव जोशी शास्त्री जी, काशी के बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान। और जैसा कि हमने कहा, हमें लगता है कि इनके शिष्यों की रचना हमें लगती है। छंदसी लिट, लिटः कानच और कसुष्य, त्रीणी इमानी सूत्राणी, ये तीन सूत्र हैं। छंदसी भूते च, ये छंदसी भूते सबकी अनुवृत्ति आती है इसमें, बताना चाहते हैं। तो चक्राण बनाना है, कैसे बनाएंगे तो देखिए, देखो क्री धातु हो लिटी, ठीक है। क्री धातु लिटी का मतलब क्री लिट, ऐसा स्थिति कर लीजिएगा। जब मैं बोलता हूँ क्री धातु लिटी, आपके दिमाग में तुरंत क्री लिट ऐसा आ जाना चाहिए। लिट हा कानच बा, लिट को कानच, कानच प्रत्यय करने पर स्थिति क्या होगी? क्री कानच, यदि स्थाने लह स्थाने कानची कस्य च सेत संज्ञायाम लोपे चक्रते क्री आन इति जाते इति धातुरनभ्यासस्य इति द्वित्वे पूर्वोभ्यास इति अभ्यास संज्ञायाम ओरत इति अभ्यास रिवर्णस्य अत्वे ओरण रपरः इति रपरत्वे कर क्री आन इति जाते हलादिशेष इति रलोपे कुहोश्चु इति अभ्यास संज्ञकस्य चत्वे, कुहोश्चु इति अभ्यास संज्ञकस्य, अभ्यास संज्ञा किसकी हुई है? कर, क्री उसके का की, उससे चत्वे च हो जाएगा। और इको यणचिति यणि और कृदंतत्वात् प्रातिपदिकत्वे स्व सौ, और ऊ लोपे, ऊ का मतलब सूके ऊ का लोप कह रहे हैं, और रुत्वे विसर्गे च तत्सिद्धि, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, जगनबान हम आगे बनाएंगे मित्रों, उससे पहले हम आपको एक व्याख्या और दिखाते हैं। तो ये व्याख्या के विषय में हमने आपको बताया, ये ग्रुप में भेज रखा है, बड़ी अच्छी व्याख्या है। और जो कुछ भी इस व्याख्या में मैंने देखा, मैंने इसको पढ़ा काफी सारे, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको और दिखाऊंगा। मैंने ये तो कसु का निकाल दिया, एक मिनट आपको, आपके लिए इसका भी निकालता है इसमें भी। इसका यहाँ है कानच, कानच प्रत्यय का। तो ये व्याख्याकार जो लिखते हैं, आप इसकी समीक्षा करना। आप इस व्याख्या को यहाँ पहली बार इसके माध्यम से देख रहे हैं, हम भी इसको पहली बार आपको दिखा रहे हैं यहाँ ऑनलाइन में। तो चलिए, कानचः उदाहरणम चक्राणा लिखते हैं। अत्र करणार्थकात् क्री धातो कर्तृविवक्षायाम भूत सामान्ये छंदसी लिट इति लिट प्रत्ययः, पुनः क्रियाफलकस्य कर्तृगामित्वे लिटः कानज्वा इत्यनेन लिटः स्थाने, मतलब क्रिया का फल कर्तृगामी होता है, तो ऐसी धातुओं से तभी आत्मनिपद का विधान होता है। आप स्वरितता कर्तव्य क्रियाफली पर अच्छी तरीके से अर्थ हो जाना है, उसी बात को लिख रहे हैं। तो आत्मनिपद संज्ञा का कानचादि से अनुबंध लोपे क्री आन इति जाते, ठीक है, ऐसा आपको बना देना, इति जायते
ततः लिडादेशस्य कानच स्थानिवद् भावेन, तो लिट के स्थान पर हुआ कानच आदेश है वो स्थानिवद् भाव से उसमें लिड भावे लिट आ जाएगा ना। जब लिट आगे परे रहेगा तभी ना लिटि धातु अनभ्यास से द्वित्व करेगा। तो लिटि धातु अनभ्यास से इत्यनेन द्वित्वे उरत इति अत्वे और उरन अपरा इति रपरत्वे हलादिशेषा कोहुषु इति अभ्यासस्य ककारस्य चकारादेशे स्थिति हो जाएगी च क्री आन इति जाते आनः आर्धातुकत्वात् सार्वधातुक आर्धातुके इत्यनेन गुणे प्राप्ते कानचः कित्वात् इंगिति च इति गुण निषेधो भवति। ततः एको यणचि इत्यनेन यणि रेफे, यणि रेफे मतलब यण र हो जाएगा और अटकोपांगम विवाह पीति न सेणत्वे चक्राणा इति जायते। ठीक है, आगे लिखते हैं चक्राणा इति जायते। ततः अस्य समुदायस्य मुझे यहाँ पर लगता है कि इन्हें चक्राणा ऐसा विसर्ग वाला रूप नहीं देना चाहिए था। ये विसर्ग हटा लेने चाहिए क्योंकि आगे की अभी ये प्रक्रिया लिख रहे हैं, अभी स्वादि उत्पत्ति इन्होंने की नहीं, अभी चक्राण इति जायते ऐसा लिखना था मात्र। फिर आगे ततः अस्य समुदायस्य कृदन्तत्वात् कृतद्धि समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादि कार्ये चक्राणः इति रूपम सिद्ध्यति। ऐसे इन्होंने इस रूप की सिद्धि दी। ठीक है, अच्छी लगी ना आपको? मुझे भी बढ़िया लगी कि इन्होंने सुधा व्याख्याकार से भी अच्छा लिखा है, जी जी, मतलब और सरल करके और सभी बातों को लिखा है। आगे अब जो लिख रहे हैं इन्होंने, देखो मैं इसको भी थोड़ा पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि इसका वेद में प्रयोग मिलता है। कहाँ पर? इन्होंने एक ऋग्वेद संहिता का एक मंत्र उद्धृत किया है कि अग्निर्भुवद रईपतो रईणाम सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वात। यहाँ पर एक चक्राणो दिया है ना, चक्राण, वो विसर्ग संधि के कार्य के कारण चक्राणो हो गया, ऐसे दिया। और भैया एक कानच तो विकल्प से होता है, विकल्प वाली बात को भी समझ लीजिए। मैंने आपको अभी शुरुआत में बताई थी, जब कानच नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आगे इन्होंने इस बात को भी लिखा है बहुत अच्छे तरीके से कि कानच विकल्पने भवति इत्यतः क्वचित तिङपि श्रूयते। तो उससे क्या होता है, कहीं कहीं पर ये कानच नहीं होगा तो वहां तिवादी प्रत्यय हो जाएंगे, इसी अर्थ में। उदाहरण में इन्होंने दे दिया अहम सूर्य मुभय तो ददर्श। अब यहाँ पर ये ददर्श प्रयोग हुआ है, ये तब का प्रयोग है दृश्य धातु से, जब कानच नहीं हुआ तो फिर तो लिट लकार में जो ण लतुस इत्यादि होते हैं वो सब हो जाएंगे। तो वैसा रूप बना, कह रहे हैं यहाँ पर भूत सामान्य अर्थ में ये प्रत्यय है, लिट न के परोक्ष अर्थ में। इस तरीके से इन्होंने दिया, तो इन्होंने काफी अच्छा लेखन किया है। अब मुझे जो इसमें लगा एक चीज के यहाँ पर संपादन कार्य थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है इस किताब का। ये किताब जहां से भी छपी है उसको मैंने पूरी किताब आपको भेज रखी है ग्रुप में, आप देखिएगा। मेरा इसको दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब मैं कुछ भी चीज भेजता हूँ ना तो आप देखते हो करे 150 पेज की पीडीएफ, अरे कौन पढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं, बस वो ऐसी डली रहती है। इस पटल पर इसको लाने का पुस्तक का एक ही उद्देश्य है, और भी जो पुस्तक लाते आप कम से कम पुस्तकों भी पढ़ें, देखें किस पुस्तक में क्या खासियत है। ठीक है ना, तो ये बात आप जानें। मुझे लगा इस पुस्तक में जो और चीज थोड़ा करनी चाहिए, यदि इस वीडियो को हमारे आप लोग देख रहे हैं अथवा वो लोग आगे चल के भविष्य में देखेंगे जिन्होंने पुस्तक लिखी है, शायद वो ऐसा काम अवश्य करेंगे इससे आगे। जैसे हमें लगा कि कुछ संपादन संबंधी इसमें थोड़ा सा न्यूनता मैं समझ रहा हूँ, मैं उससे त्रुटि नहीं कहूंगा, कि जैसे छंदसी रिलेटेड सूत्र जो भी हैं इन्वर्टेड कोमा में दे दिए जाएं। ठीक है, और जहाँ स्थिति वगैरह ही लिखते हैं कि क्री आने थी स्थिति, इनको इन्वर्टेड कोमा में किया जाए, हो सके तो कहीं कहीं बोल्ड ओल्ड कर दो है सूत्रों को, जैसे कि इन्होंने किंग तीचा ऐसे ही लिख रखा है। बहुत सारे सूत्र में दिखा रहा हूँ आपको, हलादि से कोश्चु ये सब कुछ, तो इनको इस तरीके से अटकुपांगनम विवाह पीति, तो इनको इन्वर्टेड कोमा में देने से थोड़ा सुंदरता बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल की जो फैशन है ना सजाने की, आजकल केवल सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं सजते, आजकल तो कापी किताबें बहुत अच्छे तरीके से सजाई जाती है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ करके ऐसा काम किया जा सकता है। इन्होंने लेखन शैली जो है बहुत अच्छी की है।
हालांकि लेखन शैली में जो कुछ भी लिखा है ना मित्रों इन्होंने, वो भैमी व्याख्याकार से अधिक नहीं है। मैंने इसको पढ़ा, जितना उन्होंने दिया है उससे अतिरिक्त नहीं है। तो भैमी व्याख्याकार तो भैया आप जानते हो नंबर 1 है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो इस तरीके से कर लेते थोड़ा बहुत बेहतरीन होता, ये हमारा सुझाव है इन लेखक को, है ना। तो थोड़ा इसमें संपादन का कार्य कर लिया जाए, और ये जैसे मैंने एक जगह थोड़ी सी एक त्रुटि बताई, ऐसी त्रुटियों को भी दिखवा लिया जाए। हालांकि इसमें त्रुटि बहुत कम है मित्रों, मैंने अभी तक इसको काफी बारीकी से पढ़ा, मुझे आज ये नजर आई बहुत कम उनके चांस है। त्रुटि हो सकती है, उनको सही लेकिन किया जाता है। तो अब इसका फ्रेश संस्करण आगे इन्हें बनाना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हमारा ये तो एक तो पूरा हो गया, कानच। कसु की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कसु प्रत्यय में क्या स्थिति है। तो श्याम सुंदरी, आज तो आपको वेद डिपार्टमेंट ही चल रहा है, ये सब वेद का मामला है। जी जी बड़े भैया जी। हाँ हाँ, और पर ये लौकिक होता है, तो इसलिए वरदाचार्य जी से लिख दी है। नहीं, वरदाचार्य जी तो पकड़ने नहीं माने वैदिक चीजों को, लौकिकों को ही पकड़े हैं पूरे लक्कौमुदी भर। जी जी। तो क्वसु प्रत्यय की बात करते हैं अब, जो कि क्वसु प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता है। आज की इस पावर पॉइंट की स्लाइड में हमने ये सूत्र क्या करते हैं इनका, ये ऊपर डिस्क्रिप्शन और ही कुछ लिखा रह गया है मित्रों। जैसे लिटह कानच वाका और क्वसुच्च का मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि कानच क्वसु प्रत्यय विधायक विधि सूत्र है, विधायक के विधि सूत्रे, क्योंकि सूत्रम शब्द नपुंसक लिंग है ना, ऐसे इसको लिखना चाहिए था। और इधर लिखना चाहिए था मोवोश्च सूत्र के डिस्क्रिप्शन में मुझे कि नकारादेश विधायकम विधि सूत्रम। ठीक है, मैं से बाद में ऐड कर दूंगा, अभी आपको इसलिए बता दिया कि भैया ये थोड़ा रह जाता है जल्दबाजी में। लेकिन हमारे में कम गलतियां क्यों होंगी मित्रों, क्योंकि मैं आपको जब पढ़ाता हूँ ना, और आप भी इसमें से जब ढूंढते हो छांटते हो, तो आप भी मुझे कुछ बता देते हो, और कुछ मैं खुद ही पकड़ लेता हूँ अपनी इन चीजों को, तो मैं इसे बाद में सुधार देता हूँ। पता है इसमें गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब आइए आगे की थोड़ा चर्चा करते हैं कसु प्रत्यय पर। अब ये गम धातु आपकी परस्मी पदी है, तो परस्मी पद धातुओं से ही कसु प्रत्यय इधर आएगा। तो पहले लिट लाओ, क्योंकि लिटादेश है ये कसु। तो गम लिट, गम कसु, कसु का वस बचेगा, गम वस, लिटी धातु अभ्यास से करिएगा। आप कहोगे कसु में लिट, लिट तो कैसे है, तो अभी बताया ना उन व्याख्याकार ने, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि स्थान बता दे स्वनल विदु नियम से। तो द्वित्व हो जाएगा गम गम वस, और वो घटना घटा लीजिए, पूर्वाभ्यास हलादी से कोहस्यो, जगम वस यहाँ तक बना लीजिए। फिर जगम वस के बाद थोड़ा इधर थोड़ा घमासान छिड़ गई है आपस में इन इट विधायक सूत्रों में। वो ये है वो घमासान कि सबसे पहले आर्धातु को सिड़ बलादे से इडागम प्राप्त है, क्योंकि वश जो है बलादी आर्धातु है। कानज का तो मित्रों आन वचता था, वहां तो इट का कोई झगड़ा था ही नहीं, क्योंकि वो बलादी नहीं। लेकिन वस है, ये तो बलादी है और आर्धातुक भी है, क्योंकि तिंगसित से भिन्न धातु से विधान किया गया प्रत्यय है। आर्धातु को सिड़ बलादे से बलादी की प्राप्ति, इडागम की प्राप्ति, बलादित्वा, बलादी आर्धातुकत्वा। और नेडवसी कृति इस सूत्र के द्वारा उसका निषेध। ठीक है, निषेध हो जाएगा। तो क्योंकि ये वसादी इट है और कृत कृत प्रत्यय है। वसादी का मतलब मित्रों वस नाम का एक प्रत्याहार है, जो हाया वर्ड के वा से लेकर जबरदस्त के साथ तक बनेगा, तो वस में तो वह आएगा ही ना। तो ऐसा कृति, ऐसा कृदन प्रत्यय है ये वस, तो नेड वसी कृति के द्वारा इट का निषेध। लेकिन क्रादि नियमे न पुनः प्राप्ति, क्रादि नियम से पुनः इट की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद जो क्रादि नियम से प्राप्त है उसको वस्वे काचात घसाम सूत्र द्वारा इट का निषेध। और फिर जो निषेध है उसको एक सूत्र है यहाँ पर, ये विभाषा गम हन वेद विषाम, इस सूत्र से वैकल्पिक इडागम हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा तुम झगड़ा मत करो भाई, इतना इडागम करना ही है तो विकल्प से ही कर लो, कोई बात नहीं, ये गम धातु का मामला है तो विकल्प से इडागम हो जाएगा। अब एक बार हमें इडागम करना है, एक बार नहीं करना है। मित्रों आपके यहाँ पर जो रूप दे रखा है जगनवान,
ये तो इड आगम के अभाव वाला रूप है, लेकिन आपको दोनों समझ लेने चाहिए। तो जब आप इडागम कर लेते हैं मित्रों, तो आप इडागम कहाँ करेंगे? जगम वस, इस वकार से पहले है, क्योंकि यही तो मलादी अर्धातुक है, इसी को इडागम। तो ये ऐसा बन जाएगा भैया, जगमिवस बनेगा ना, जगमिवस इडागम होने पर। और जब आपने इट कर लिया तो उस पक्ष में फिर एक काम और करते चलिए, गम हन जनसाम लोपा किंगित नगी से उपधाका कर दीजिएगा लोप। तो ये गम में ये माँ अंत में है और इससे पूर्व में उपधा में है गकारोत्तरवर्तीयाकार, उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो बन जाएगा ये जग में वस इडागम होकर के। ध्यान रखिएगा, अभी हम जग में वस केवल कृदंत बनाए हैं, इससे अभी कृदंत संज्ञा होकर के सु नहीं लाए, बाद में लाएंगे अभी। ठीक है, चलो ये हो गया। ये तो इट पक्ष में है, और इड अभाव में क्या स्थिति होगी? ध्यान रखिए, यही जगमवस, ये स्थिति इधर है, हमने इधर भी लिखा है इसे, जगमवस इट नहीं हुआ। अब एक सूत्र यहां पर प्रवृत्त हो जाएगा, मुबोश्च। मुबोश्च सूत्र क्या करता है कि मांतस्य धातोर नत्वम, मांत जो धातु है उसको नत्वम अर्थात उसके मकार को नकार होता है, आप ये समझिएगा। परे क्या होना चाहिए? मुबो हो परता, मकार और वकार परे होना चाहिए। तो कसु का तो वस बचता है ना, तो वकार परे है, तो मकार को हो जाएगा वकार, कर दिया हमने। तो जगन वस कहने का मतलब है जगन वस, ऐसा हो जाएगा। अब जगन वस, जगन वस यह वो रूप है, केवल अभी बना नहीं, ये केवल अभी कृदंत रूप है। जब इट का अभाव हुआ तब, और जब इट हो गया तब का भैया आपका ये है प्रातिपदिक, कृदंत प्रातिपदिक, वो कृदंत है ये, जग में बस। ठीक है, तो कृदंतत्वात अब इनकी होगी प्रातिपदिक संज्ञा, सुआदि कार्य करिए। सुआदि कार्य का मतलब जैसे आप विद्वस, याद करिए जब आपने हलंत पुल्लिंग पढ़ा है तो वहां पर एक विद्वस शब्द इस प्रकार से शांत और वस्वंतों में विद्वस शब्द को उधर पढ़ा है। तो सुप्रत्यय ले आइएगा, और आपका ये कसु प्रत्यय तो उगित है, तो जगनवश सु का बचेगा सा, और उगित है तो उगित चाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम करिएगा। तो नुम भैया अंत से परे बैठालना है, कहने का मतलब है जगनवश वकार उत्तरवर्ती अकार के बाद उस नुम को बैठा दीजिए, हमने बैठा रखा है जगन्व और नुम, और ये वाला सा और एक ये सु वाला सु लिख दिया है, इसको मुंह को अब बाद में लोप करेंगे। अब नुम के भी ओम का लोप करेंगे तो कर दिया, तो जगन, और ये नकार से पूर्व में जो ये वा में आ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, वा में जो आ पहले तो जो है वो हिरस्व था, अब वही वा में जो आ है वो दीर्घ है। तो इसके लिए आपको वहां की प्रक्रिया को समझना होगा। वहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा था, शांत महता संयोग, सकारांत और महत शब्द है, और उनके नकार की जो अपधा होती है ऐसो की, तो ये सकारांत है, और ना से पूर्व में उपधा संगनुम के नकार से पूर्व में है वकार, तो उसको शांत महता संयोगस्य, इस सूत्र से हो जाएगा दीर्घ। शांत महता संयोगस्य हम हलंत पुल्लिंग में पढ़ा चुके हैं मित्रों, उसके अर्थ का वहां आप अवलोकन कर लीजिएगा, तो दीर्घ हो जाएगा, तब स्थिति हो जाएगी जगन वा न स, तो एक और सा भैया सु का सा है। ठीक है, इतने सा की इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या करें आप? अब भैया वही कहानी कि इस सु के सा का तो हलंगी आदि लोप कर लीजिए, कर लिया, और ये दूसरा सा बचा है, अब इस सकार का संयोगांत से लोप लोप कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा? जगनवान, यही बन जाएगा, तो बन गया ये जगनवान। ठीक है तो ये तो वो रूप है जब आपका यहां पर इड अभाव, इट नहीं हुआ। ठीक है, तब का आपका रूप ये जगनवान बनेगा, जो कि मूल में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। और जग में वस से आ गए ला करके पूरी क्या प्रक्रिया होगी?
उसके लिए आपको एक बार मित्रों फहमी व्याख्याकार को देखना चाहिए, उन्होंने वो रूप वहां पर दिए हैं और भी बहुत सारे रूप लिखे हैं वहां पर उन्होंने। तो ये चलो देखते हैं इन विद्वान ने क्या क्या इधर लिखा है। इन्होंने तो यहाँ से इन रूपों को लिखा है कि वो कैसे बना, मतलब सु में तो ये रूप बनेगा। और चलो तो वो बता देते हैं आपको। यदि जग में वश ऐसी स्थिति है तो जग में वश स्थिति में भी यही सब आपको लगाना है, वहां पर भी आपको नुम करना है, शांत महता संयोग से लगाना है। तो जग में वा न सा सा ये स्थिति होगी वहां पर भी, और हलन्यादि लोप करके वहां पर जो आपका भैया रूप बनेगा वो बन जाएगा जगमीवान। तो एक तो जगनवान, ठीक है, तो जग में वश में जगमीवान ये रूप यहाँ पर बन जाएगा। तो अब दोनों रूपों को देख लीजिएगा। तो एक तो रूप आप देखिएगा, जब इट हो गया उसके रूप कैसे चलेंगे, विद्वत शब्द की तरह आपको बताया है। तो ये रूप ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा ऐसे जूम वूम कर लेते हैं भैया, काफी लोग चश्मे वाले आजकल हो गए हैं क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बहुत देखनी पड़ती है ना, इसलिए। तो रूप ऐसे चलेंगे ये, जब ये इट इट पक्ष के रूप है, याद रखिएगा। आपके मूल में इट पक्ष नहीं दिया गया, इट अभाव पक्ष दिया गया है। तो पहले इसके रूप चला लेते हैं। जगमीवान जगमीवांसौ जगमीवांसः जगमीवांसम जगमीवांसौ जगमुसः। ये जगमुसा भैया समझ रहे ना, जगमुसः यहाँ पर। विदुषः। और हाँ विदुषः ऐसे विद्वस का है, उस तरीके की प्रक्रिया है इधर। और जगमुषा विदुषः। जगमिवद जगमिवद्भ्याम जगमिवद्भि जगमुषे जगमिवद्भ्याम जगमिवद्भ्या जगमुषा जगमिवद्भ्याम जगमिवद्भ्या। अब आ जाइए षष्ठी में, ये पंचमी तक चल गए। इससे आगे जगमुषः जगमुषो जगमुषाम, षष्ठी हो गई। और जगमुषी जगमुषो जगमिवत्सु, संबोधन हे जगमिवन हे जगमिवांसौ हे जगमिवांसा। अब जब इट नहीं हुआ तब आप जगनवश ऐसा ऐसा ये प्रातिपदिक आपका बनेगा, और तब रूप ऐसे चलेंगे आगे। ये जो है कि जगनवान जगनवांसौ जगनवांसः जगनवांसम जगनवांसौ जगमुसः जगमुषा जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भि जगमुषे जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भ्या जगमुषा जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भ्या जगमुषः जगमुषो जगमुषाम जगमुषी जगमुषो हो जगन्वत्सु हे जगनवन हे जगनवांसौ हे जगनवांसा। प्रक्रिया को आप करके देखिएगा मित्रों, जहां कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी तरीके से आपको ये रूप भी चला लेने हैं। और याद रहे, इडागम तो किन धातुओं को वैकल्पिक विधान किया गया है, जो इडागम का विकल्प, हर जगह उसे विकल्प को नहीं करना है आपको। विभाषा गम हन विद विषाम, ये धातुएं यदि रहेंगी गम हन विद और विष, तभी इडागम विकल्प है। तभी ये एक एक पक्ष हमने इसलिए इट अभाव एक बार इट पक्ष का चलाया है। और नहीं तो आप यहाँ पर ये सीधा जो है अध धातु से क्वसु करोगे, तो इसका तो सीधा ये जो है क्वसु प्रत्यय करके क्वसु का वश बचेगा, और इडागम करके, है ना। तो ये होगा अध वश। पहली स्थिति क्या होगी याद रखिएगा, दिमाग में लाइएगा। अध वश ऐसी स्थिति रहेगी, और यहाँ पर आप इडागम करके और दीर्घ करके, है ना, मतलब द्वित्व करके, आपने द्वित्व किया है ना, यहाँ पर द्वित्व करना है। और जब आप द्वित्व करते हो अद अद को अद और आद ऐसा बना लेते हो, अतादि करके अभ्यास को दीर्घ किया है आपने, तो आदवस, तो आदिवस बनेगा वस्तुतः। ये आपका ये मूल प्रातिपदिक बन जाएगा आदिवस। ये वस्वंत हो गया। अब विध्वस की तरह रूप चलाइएगा। आदिवान आदिवांसौ आदिवांसा आदिवांसम आदिवांसौ आदुसः, यहाँ के रूप पर बस याद जोर देना होता है ना। आदुसः ये रूप बन जाएगा। आगे के रूप इसी तरीके से चलाने हैं आपको, है ना। जैसे आदुसा और
आदिवद्भ्याम। आदिवद्भ्याम, आदिवद्भी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? आद्युषे, आदिवद्भ्याम, आदिवद्भ्यः है। आद और आद्युषः, आदिवद्भ्याम, आदिवद्भ्यः। इस तरीके से रूपों को चला लीजिएगा, आप इन्हें चला लोगे देख करके, बिल्कुल इसी की तरह है। ऐसी दा धातु से, दा धातु, दादा को दित्व करना, और वहां पर बन जाएगा ददिवस, तो ददिवान रूप बन जाएगा, ददिवान, ददिवांसु, ददिवांसा, ददिसा। हन धातु है, हन धातु में विकल्प हो जाएगा, क्योंकि हन धातु सूत्र में पढ़ी गई है, जो अभी हम सूत्र आपको बता रहे हैं उसमें ये पढ़ी गई है विभाषा में, तो विभाषा इसको इडागम हो जाएगा। तो जघनिवान, जघनवान, ऐसी दृश धातु से ददृशीवान, स्था धातु से तस्थिवान, ये तस्थिवान बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बनते हैं तस्थिवान, तस्थिवान सौ, तस्थिवान सा। कालिदास ने यही प्रयोग किया है, तम तस्थिवान सम नगरोपकंठे, तो रघुवंशम में प्रयोग किया है। तो कालिदास के प्रयोग से ही तो ये लगा कि इनका लौकिक भी प्रयोग होता है। तो ये बन जाएगा ऐसे चक्रवान, पपिवान, भैया जो जो इस तरीके से दिखाई दें ये बना लीजिएगा। देखो कसु प्रत्यय आपका इन धातुओं से विधान हो जाएगा, है ना, केवल आपका कानच है वही आत्मनेपदी धातुओं से विधान होगा। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने रूप लिखे। आइए सुधा व्याख्याकार ने यहाँ इस रूप की कैसे सिद्धि की है ये भी देख लेते हैं, और उन व्याख्याकार ने कैसे की है इसे भी देखते हैं। तो देखिए आपके सुधा व्याख्याकार तो साफ साफ लिखे हैं ऐसे जगनवान की सिद्धि के विषय में कि गम धातो लिटि क्वसुश्च इति लिटो लह स्थाने क्वसौ कस्य उकारस्य चेत संज्ञां लोपे च कृते गम वस इति भूते लिटि धातुरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषः इति ग लोपे कुहोश्चु इति गस्य जकारे जगम वस इति जाते मुवोश्च इति मस्य नत्वे माँ को न। ठीक है, कृदन तत्पात प्रातिपदिक, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं दिया, इट का तो कोई चक्कर नहीं दिया भैया, इट कैसे विकल्प इत्यादि है इन्होंने नहीं लिखा है, वहमी व्याख्याकार ने वो सब वर्णन कर ही दिया है। सर्वनाम स्थान तीनों में मगाध में पर जगनवान, ठीक है। और शांत माता संयोग से थी, शांत संयोग से बधाई दीर्घ लंग्याध्याय सलोपे संयोगांत से थी प्रथम सालोपे है, ठीक है। जगनवान बन गया, इस सब प्रक्रिया को आप जानते ही है, कोई विशेष नहीं लिखा। और हमने जो भी आपको एक व्याख्या दिखाई है उस व्याख्या में थोड़ा कुछ लिखा है विशेष, मैंने उसे देखा, ऐसे ऐसे लिख रखा है। उन्होंने दिया है क्वशोह उदाहरणम जगनवान, ऐसे बनाया है कि गमरी गतौ, ये बुहादी अनिट है, बुहादी गण की परस्मैपदी अनिट धातु है। तो इससे कर्तृ विवक्षाएं भूत सामान्य छंदसी लिट इति लिटि क्वसुश्च इति लिटः स्थाने क्वशुआदेश अनुबंध लोपे गमवस इति जायते तथा लिडादेशस्य क्वसोः स्थानिवद भावेन लिड अभावे नहीं लिडवद भावे और लिटि धातुरन अभ्यासस्य इति द्वित्वे द्वित्वस्य पूर्वम, द्वित्वस्य पूर्व भागस्य अभ्यास संज्ञायाम और हलादि से कोहुश्चुति अभ्यासस्य गकार से स्थाने जकारादि से जगम अवसिति जायते, स्थिति है ये, जगम अवश्य ऐसी स्थिति हो जाएगी। ततः क्वसो हो आर्धातुकत्वात्, ठीक है जी, आर्धातुकस्य बलादित्यनेन प्राप्तस्य इडागम निर्वसी कृति तने निषेधो भवति तथापि क्रादीरेमेन इडागम प्राप्तः एवास्ति तस्य बस्वे काचात् घसाम इत्यनेन पुनः निषेधो निषेधे और विभाषा गमहन विदिविषाम इत्यनेन विकल्पेन इडागमो भवत्येव। इन्होंने वही तरीके से दिया है ना, देखो वहमी व्याख्याकार ने जैसा पूरा उद्धृत कर रखा है, मैंने कहा प्राय उन्हीं का अनुकरण किया है। इट पक्षे गम हन जनसाम लोपः किंगित नगीत्यनेन उपधा लोपे जगम अवस इति जायते इड भाव पक्षे जगम अवस इति स्थिते, ठीक है। अब स्थिति क्या हो गई, अब दो रूप इन्होंने दिखाए आपको, इड भाव पक्ष में जगम अवस, और जब इट पक्ष हो जाएगा तो किंग कम हनु नाम से उपधा लोप करके जग में बस। इन रूपों को देखना,
जगमिवस, और मतलब वो क्या लिखना है, उपधा लोप करके, ठीक है, जगमिवस और इधर जगमवस, ऐसी स्थिति होगी। तो अब आप क्या करें, उन्होंने कुछ नीचे दिया है, कुछ सूत्र दिए हैं, वही आपको जो अब ऊपर दर्शा रखे थे कि इन सूत्रों से क्या क्या होता है, उन सूत्रों का अर्थ भी लिख दिया है इन्होंने, ऐसे कि कोई ना समझे कि बस एकाचात घसाम सूत्र करता क्या है, उसका अर्थ लिख दिया कि ये इडागम करता है, इन्हीं को, औरों को नहीं करता। आपको विभाषा गम हन विद विषाम, ये सूत्र का अर्थ ना समझ में आए, देख लीजिए सूत्रार्थ ये है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो ये सूत्र इधर उद्धृत नहीं किया है ना। हाँ, गमन विषाम धातु वे, और गमन जान लोग किंगित नगी सूत्र पहले उद्धृत कर दिया है, तो सूत्र से कैसे होता है लोप, लिख दिया गम हन जन रसाम इति इत्तेषाम उपधाया लोपस्यात्, कब अजादौ किति ङिति, आजादी कित के परे रहते न हुआ नहीं, तो ये सब दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अर्थ सूत्रों का दे दिया है, ठीक है। तो आप अब इस स्थिति को याद रखिए, क्योंकि अभी अगला सूत्र लगाने वाले हैं। तो आपकी स्थिति अब दो हो चुकी है, इट पक्ष में जगम वस, इड अभाव पक्ष में जगम वस, ठीक है। अब ये चलते हैं अगले पेज पे, इस पेज पे इतना ही कहानी थी, और अगले पेज पर आप देखिए, अवलोकन करिए अब उसका। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखते हैं ये, तो पूर्वोक्त प्रकारेण जगम वस इत्यत्र वसः वकारात् मकारात् परे अस्ति, अतः प्रकृत सूत्रेण, अब प्रकृत सूत्र आपका कौन सा है, यही मुवोश्च, यह सूत्र, इति मकारान्तस्य धातु अंतस्य मकारस्य स्थाने नकारादेशे, तो स्थिति बन जाएगी जगन वस इति जायते, एवं च जग में वस, और जग में वस में तो देखो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मवोश्च वहां तो नहीं लग सकता, क्योंकि इडागम बीच में आ जाएगा ना, वकार परे नहीं मिलेगा उस मकार के बाद, तो जग में वस यहाँ तो आप मवोश्च मत लगाइएगा, जगन वस यहाँ तो लगेगा। इति उभयोः समुदाय, ये दोनों समुदाय हुए, इनकी कृदंत होने से कृतधि समासाश्चर्य संज्ञाम सुप्रत्यय मध्यंत्यात्परा इति परिभाषा सहयोगेन उगदिचाम सर्वनाम स्थाने इति नुमागमे शांत महता संयोगस्य तनेन उपदा दीर्घे जगमिवान स, और स ये दूसरा वाला स समझ लेना, मैंने आपको स्लाइड में भी लिख रखा था, सू का सा है, और जगनवान सासा ऐसी स्थिति होगी, हंग्यादि लोपे संयुगांत लोपे जगरते, और भैया जगमेवान और जगनवान इति रूपद्वयम सिद्ध्यति, बढ़िया दिया है, कायदे से दिया है। और जो लोग नहीं जानते शांत महता संयोग से कैसे धीर करता है, यहाँ पर देख लो, शांतस्य महतस्य यो नकार समुद्र सर्वनाम स्थाने, तो देख के आराम से कर सकते हैं हम। तो मित्रों ये रूप इसके बनेंगे इस तरीके से। और अब अंतिम में, ये तो रूप सिद्धि हो गई, तो लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन हो गया। अब आपको तो काव्य शास्त्र में आनंद लेना है, आपको तो इतिहास पुराणादि पढ़ने हैं, वहां पर आपको कैसे कैसे रूप बनेंगे, कैसे कैसे दिखेंगे, तो कुछ विशेष बात जान लीजिए। भैमी व्याख्याकार ने कुछ एक बात उद्धृत कर रखी है, वो बड़े काम की है। देखिए मित्रों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत छांट छांट के, बहुत इधर उधर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भैमी व्याख्याकार ने काफी जगह बढ़िया व्याख्याएं की हैं, उनका भी हमें बार बार अवलोकन लघु कौमुदी के विषय में तो जरूर करना चाहिए। और भी हमें जहां से लगता है जो चीज भैमी व्याख्याकार नहीं लिखे हैं, क्योंकि सब जगह सब तो नहीं मिलता है, तो वो हम और कहीं से भी उद्धृत करते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये कानच और कसु प्रत्यय, ये वैदिक प्रत्यय हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, और लोक में भी इसका प्रयोग कैसे करना है। लेकिन अष्टाध्यायी के कुछ और भी सूत्र हैं, जो कानच और कसु का जो प्रयोग है वो लोक सम्मत भी है, क्योंकि एक सूत्र है वहां पर, जैसे भाषायाम सदवस श्रुवः, तो यहाँ पर भाषायाम लिख रहे हैं, भाषायाम कहने से स्पष्ट हो जाता है कि लौकिक भाषा में भी कुल मिलाकर के ये लिख रहे हैं कि 9 शब्द हैं जो इन 3 सूत्रों से बने हैं। पहला सूत्र भाषायाम सद वस श्रुवः, सद धातु वस धातु श्रु धातु, फिर इसमें कुछ निपातन किए गए हैं, उपेयवान अनस्वान और ये अनुचान, ये अनुचान वही है मित्रों जो आजकल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था, इसका ध्येय वाक्य हुआ करता
है, अभी भी है, देह वाक्य तो वही है, वो नहीं चेंज हुआ है। योनुचान सनो महान, तो ये अनुचान शब्द का क्या अर्थ है? ये बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को जब जाते हैं वहां। तो आज आप इसे समझ जाओगे कि क्या है। ऐसे ही एक तीसरा सूत्र ये है, दासवान सहुवान मीढवांश्च। तो इन 3 सूत्रों से मिल करके कुल 9 शब्द बनते हैं, और भैया भैमी व्याख्याकार ने बड़ी कृपा करके इन सबको लिख रखा है, बस हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है इन्हें। तो जैसे इण धातु है, इण धातु से आप रूप बना लीजिएगा उपेय वस, ठीक है। उपेय वस रूप को आप बना लीजिएगा। क्या क्या आपने किया है यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं ये? अच्छा, तो आगे की बात लिख रहे हैं, भ्याम इत्यादि में तो वसु डुआंदा सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो आपने मित्रों कसु प्रत्यय कर लिया, कसु का वस बचता है। और ये तो उपसर्ग पूर्वक बनेगा, है ना? नहीं तो ई वस बनेगा केवल, और उप लगा हुए तो उपेय वस, उपेय वस से प्रातिपदिक बनेगा। और इसके रूप चलेंगे उपेयवान, उपेयवांस, उपेयवांसा। इधर उपेयुषा, इस सस विभक्ति का रूप है। सस का प्रयोग, इस द्वितीया का प्रयोग बहुत मात्रा में कभी लोग करते हैं, तो उसे इन्होंने अवश्य दर्शा रखा है। अस धातु का अनास्वस, इसका अनाश्वासान अनायुष से रूप बनेंगे। इसको देखिए आप, सद धातु से दिवस बनेगा। धातु को क्या करना मित्रों, धातु को तो सब कुछ कर लेना, सद सद, और कसु कसु का बचेगा सद सद वस, और पूर्वोभ्यास अलादि शेष यहाँ जरूर करना पड़ेगा आपको, है। उसके बाद अतिकलमि, ये तो और अभ्यास का लोप, तिगंत जो पढ़ चुके हैं वो आराम से कर लेंगे सब। तो से दिवस बन जाएगा, और उसका इधर रूप क्या बनेगा, विद्वत शब्द की तरह, से देवान, से देवांसु, से देवांसः। और भैया इधर शेद उसः, ध्यान करिएगा श्याम सुंदर जी। पहले यहाँ पर जो हमारा वेद भवन था ना नरवर में, वहां जी पर जी जी एक एक इस यह सेदुषा नाम के प्रयोग का वहां पर एक श्लोक लिखा रहता था, तर्कापास्त समस्त नास्तिक गते वेदार्थ वाचस्पति। एक जी श्लोक था, वहां पर चर्चा करना आप जो है, उसमें जी शेदुषा नाम का प्रयोग उसमें किया गया था। बाबा गुरु इसको बहुत उदाहरण देते हैं। जी 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 आजकल तो वो सब पोत दिया गया है, आजकल तो जी 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 अब नहीं है वहां पर। ऐसा एक श्लोक था, आप देखिएगा। जी जी अब ऐसे वस धातु है, तो वस धातु को भी भैया यहाँ हर देखो, यहाँ रूप बनाने के लिए क्या करना है, ये लिट के स्थान पर सब हो रहे हैं। तो धातु को द्वित्व करना है, और कसु का वस बचा करके, और इडागम देख लीजिएगा, धातु सेठ है तो इडागम कर लीजिएगा, इडागम विचार करके। तो ये बन जाएगा उदिवस, उदीवान है, और इधर बनेगा वो उशिवान, और इधर बनेगा उशुषा। श्रु धातु का सुश्रुवान, सुश्रुभुषा, ठीक है। दास धातु का दास, दास्वस, इसका दासवान, दाशुषा, ठीक है, दाशुषा, ये बन जाएगा। तो दाशुके सीखे बनेगा क्या, ददत रत्नानि दाशुके, वहां पर चतुर्थी में, है ना, जी चतुर्थी में बन जाएगा शीका दाशुके। जी और फिर है आपका सह धातु, तो साहस्व, ये बन जाएगा साहुसा। मीय धातु, मीह धातु हकारांत है, तो इसका मी हकार को ढकार हो जाएगा, ऊढ़ा वगैरह, तो मी ढवान, और ये मी ढवान मी डुसा बन जाएगा। अब वस धातु से देखो, ये काफी फेमस है अनुचान प्रयोग। तो अनुचान कैसे बनेगा भैया, वस धातु है आपकी, ठीक है। तो कान जंत, अच्छा, ये कानच प्रत्यय करके बनाना होगा आपको। तो आपकी वस धातु है जी, वस से कानच, कानच का बचेगा आन, थोड़ा प्रक्रिया को माइंड में रखिएगा। वस आन, और वस को क्या करेंगे आप यहाँ पर, नहीं वस नहीं है, वच है भैया, ओ वच धातु जी वच है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये वच है। तो ठीक है, अब वच है, और यहाँ पर अनु, उन्होंने उपसर्ग जोड़ा है ना, और अनुपसर्ग को जोड़ ही लेना है आप। अब इस वच को, वच वच क्या करेंगे पहले, संप्रसारण या वच है, तो पहले हमें संप्रसारण करना होगा।
संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत्। तो संप्रसारण जी करेंगे तो संप्रसारण का मतलब ओ वा जा को हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ओ जी तो उच्च आन, और अब करिए द्वित, तो उच्च उच्च आन, तो और पूर्वाभ्यास हलादी से ऐसा करके ऊ उच्चान, कुछ जी हम उसे मिला लेते हैं, ऊ उच्चान। इन दो ऊ में सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, जी तो कुल मिलाकर एक ही ऊ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बड़ा वाला ऊ, ऐसा ऊंचान ऊचान। अरे रे, हाँ ठीक है ना, हाँ सही है ऊचान, क्योंकि ये तो हमने लिट के स्थान पर ही किया है ना, तो ऊचान हो गया। अनु उपसर्ग पूर्व में है, अनु के जी साथ फिर एक बार सवर्ण दीर्घ कर दीजिएगा तो ये अनुचान बन जाएगा। जी अनुचान शब्द अकारांत है, तो राम शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। तो जी ये पूरा ऐसा बनेगा, ये अनुचान, अनुचानो अनुचाना, ऐसा पूरा बना लीजिए। अनुचाना का मतलब ये होगा, अनुचानो नाम वैदिका, कौमुदीकार लिखते हैं, अर्थात जो वेद शाखाध्यायी वेदाध्येता है उसे कहते हैं अनुचान, मतलब वैदिक पुरुष को हम कहेंगे अनुचान। तो योनुचान सनो महान का मतलब ये होगा, यो यह अनुचान जो वैदिक है, अर्थात कैसा कि जो सांग अंग सहित वेद का प्रवचन कर चुका है, ऐसा वेद ज्ञाता पुरुष। वो स नो महान, सह मतलब वह, नो मतलब हमारे लिए, कि वो है जो है, वस नसु जो वहाँ आदेश हो जाते हैं, वो हमारे लिए जी 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 महान है, अर्थात बहुत खूब बड़ा है हमारे लिए, है जी ना। जी जी ये अर्थ है उसका, उस वाक्य का। तो चलिए, इनके प्रयोग भी इन्होंने दे दिए हैं, कि जो इन्होंने 8-9 दिए, इनके प्रयोग देखो, कहीं भट्टी काव्य ने ये किया है, और रघुवंश ने ये किया है, माघकार ने ये, माघ ने ये किया है, रघुवंश में ये किया गया है। तो सबके मित्रों ये उदाहरण भी दिए गए हैं, प्रदेश तो ये सब उदाहरणों को भी देख लीजिएगा। तो ये इसलिए दिए गए कि इन प्रयोगों की जो अनुमति है वो वेद के अलावा लोक में भी मिल जाती है। ठीक है, इन प्रयोगों की वेद में तो है ही, लोक में भी ये प्रयोग होंगे। तो मित्रों, इनका यही था आज का विवरण। आज भी काफी समय हो गया है, चलो समापन करते हैं। चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। आदि।